हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अरे मम्मी, मेरे घर आने के लिए आपको सोचने की क्या ही ज़रूरत है। अब बस इस घर पर और इस घर के लोगों पर मेरा राज चलता है। अब जो मैं बोलती हूँ वही इस घर में होता है। मुझे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। मेरी सास पूरा दिन क्या खाती रहेगी। अरे आप आ रही हैं, उससे पहले मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी, बस आप आ जाओ। कुछ दिन यहाँ आराम करो और भाभी को वहाँ घर की साफ सफाई पर लगा दो। आखिर ससुराल और ससुराल वालों के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। कविता अपनी माँ देवयानी जी से कहती है, तुम्हारे पापा तो आएंगे नहीं, वह तो ना जाने कौन से ज़माने की बात करते हैं। उनके अनुसार बेटी के ससुराल तो ना के बराबर आना चाहिए। कविता बोली, अरे मम्मी छोड़ो ना पापा की बात। ठीक है, अगर भाभी उनका ध्यान वहाँ रखती है तो रहने दो पापा को वहीं। बस आप आ जाओ, हम खूब शॉपिंग और मज़े करेंगे वहाँ। रहने पर ना चाहते हुए भी आपको भाभी की मदद करनी ही पड़ेगी, वरना पापा नाराज़ हो जाएंगे। और रही बात आपके दामाद बाबू कौशल की, तो उनकी चिंता आप छोड़ दो, वह मेरे काबू में है। दोनों हंसने लगे। कविता अपनी सास सुमन जी से बोली, मम्मी जी, मेरी माँ आने वाली है तो घर की साफ सफाई कर दो, और हाँ, कुछ सूखा नाश्ता बनाकर रख दीजिएगा। शाम में मम्मी को चाय के साथ मट्ठी और नमक पारे खाने की आदत है। सुमन जी बोली, बहू खाने बनाने तक तो ठीक है, परंतु घर की साफ सफाई मुझसे कैसे हो पाएगी। कुर्सी और सीढ़ियों पर चढ़कर जाले साफ करना, अगर मैं गिर गई तो सोचो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ जाएगी। कविता एक पल को सोच में पड़ गई और बोली, तो आप यह फटी पुरानी साड़ियों में पूरा दिन काम करती ही क्यों हैं। ऐसा कीजिए, अब यह साड़ी पहनना छोड़ दीजिए। मेरे पास कुछ पुराने सूट पड़े हैं, आप वह पहन लीजिए और उनमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सुमन जी बोली, बहू यह क्या कह रही हो। घर के काम करवाने के लिए तो मेरा पहनावा बदलना चाहती हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कविता बोली, अच्छा, जैसे लोगों को तो कुछ और काम ही नहीं है, वह आपको ही देखते रहेंगे। खुद को क्या हेमा मालिनी समझती हैं। जितना बोल रही हूँ बस इतना कीजिए। आपको तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। आप काम पर लग जाइए, वरना पता है ना, काम अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो आपकी दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। अपनी माँ के आने से पहले कविता ने अपनी सास से पूरे घर की साफ सफाई करवाई, खाने पीने की चीज़ें बनवाई। कविता की माँ की आने की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अगली सुबह देवयानी जी कौशल के सामने सुमन जी से बोली, क्या आपने अपनी माँ को इस रूप में कभी देखा होगा। इतना कहकर वह हंसने लगी। बेचारी सुमन जी अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। उन्हें यह तक याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने ऐसे कपड़े कब पहने थे। दुख तो उन्हें इस बात का था कि उनका बेटा कौशल यह सब कुछ देखकर भी चुप था। अगले दिन पड़ोस की कुछ औरतें देवयानी जी से मिलने आई। कविता सुमन जी से बोली, अरे मम्मी जी, चाय बना लीजिए, फिर आप यहाँ बैठकर बातें कीजिए। सुमन जी चाय नाश्ता लेकर आए तो सब औरतें उन्हें देखकर कहने लगी, अरे सुमन बहन, समझते हैं बहू ने आपको एडवांस बना दिया है, पर सूट सलवार पर दुपट्टा तो लेकर रखना चाहिए। सब हंसने लगी। सुमन जी चाय नाश्ता टेबल पर रखकर चली गई। कविता गुस्से में तिल मिलाई और रसोई में जाकर बोली, यह है क्या मम्मी जी, बिना दुपट्टे बाहर आ गई। मोहल्ले वाले देखेंगे तभी ख्याल नहीं है। अरे थोड़ी सी छूट क्या दे दी, आप तो बिल्कुल हवा में उड़ने लगी। आपसे सूट सलवार पहनने के लिए कहा था, यह थोड़ी ही कहा था कि बिना दुपट्टे के घूमती रहूं। सुमन जी अपने कमरे में जाकर रोने लगी।
अपने पति किशोर बाबू की तस्वीर को देखकर बोली, आप देख रहे हैं ना, मैंने कभी भी अपनी बहू पर कोई बंदिश नहीं लगाई, पर क्या समय आ गया है जो बहू मुझ पर बंदिश लगा रही है। सुमन जी सोचने लगी, उनका भी भरा पूरा परिवार था। ससुराल में सास ससुर, 2 देवर, पति के अनुसार अपने घर में सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। लेकिन इनकी बहू के आने के बाद 2 साल बाद ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आखिर घर वालों को बंटवारा करना पड़ा और किशोर बाबू अपने परिवार के साथ अलग घर में रहने लगे। परिवार से अलग होने का दुख किशोर बाबू सह ना पाए और कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। पर उनके जाने के बाद सुमन जी की जो दुर्दशा हुई वह कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं सास बहू पर हुक्म चलाती है, पर उनके साथ तो उल्टा ही होता था। बेचारी सुबह जल्दी उठती, रात को भी सोने से पहले सारा काम निपटाती थी। बहू की एक आवाज़ पर दौड़ी आती, पूरी कोशिश करती कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन उनसे जरा भी गलती हो जाती तो उनकी बहू कविता उन्हें 4 बात सुना देती। बेचारी करती भी क्या, पति के गुजरने के बाद उनके बीपी, शुगर, हृदय रोग की दवाई शुरू हो गई थी। जब भी बहू नाराज़ होती तो उनकी दवाइयाँ ही बंद कर देती, जिसके कारण वह चुपचाप सब सहन करती आई। बस उन्होंने दुख इस बात का था कि उनका बेटा ही उनके दुख को नहीं देख पा रहा था। कुछ रोज बाद कविता की माँ देवयानी जी वापस अपने घर चली गई और इधर कविता की ननद नेहा अपने भाई से कहा कि उसके बेटे का जन्मदिन है तो कुछ रोज के लिए माँ को मेरे पास भेज दो। कविता की इच्छा नहीं थी, पर कौशल ने समझाया, अगर तुम माँ को जाने नहीं दोगी तो नेहा यहाँ आ जाएगी, फिर तुम्हारा खर्चा भी बढ़ेगा और 4 बातें भी सुननी पड़ेंगी। मजबूरन कविता को सुमन जी को ननंद के घर भेजना पड़ा। सुमन जी कुछ रोज के लिए बेटी के घर आ गई। बहुत दिनों बाद सुमन की खुली हवा में सांस ले रही थी। अभी हफ्ता बीता नहीं था कि कविता ने कौशल को माँ को लेने के लिए भेज दिया। नेहा माँ को लेकर बाजार गई और कुछ अच्छे कपड़े दिलवाने लगी। इधर कौशल इंतजार करने लगा। इतने में कविता का फोन आया। क्या बात है कौशल, कितनी देर हो गई, आप वहाँ से निकले कि नहीं? कौशल बोला, वह मम्मी नेहा के साथ मार्केट गई है, थोड़ी देर में आती होगी, फिर मैं समय पर आ जाऊंगा। कविता इतना सुनते ही उसने कौशल को ना जाने क्या कह दिया। कौशल के चेहरे पर भी अब नाराजगी झलकने लगी। जैसे ही नेहा और सुमन जी घर आए, कौशल गुस्से में माँ को भला बुरा कहने लगा। जब नेहा ने उसे समझाना चाहा तो उसने गुस्से में उसे भी बहुत कुछ सुना दिया। बेटी का अपमान देख सुमन जी के आंसू बहने लगे। बेटी के कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कौशल ने माँ से कहा, चुपचाप अपना सामान सपेटो और जल्दी से मेरे साथ चलो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। नेहा हैरानी से अपने भाई को देखती रह गई और वह माँ को लेकर चला गया। वहाँ जब सुमन जी ने घर में कदम रखा तो कविता बोली, क्या मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि वहाँ आपके पंख आ गए हैं? यहाँ के तो घर के काम करने में आपको परेशानी होती है और आप वहाँ बाजार में घूम रही थी। इसका मतलब है आप यहाँ बस बहानेबाजी करती हैं कि क्या आपकी बेटी आपके जीवन भर रखेगी? कहिए उसे कि ले जाइए आपको और रखे अपने ससुराल में। फिर कविता कौशल से बोली, मैं कह रही हूँ ज़रूर तुम्हारी बहन इन्हीं यह सब सिखाती है, तभी यह मुझे परेशान करती हैं। सुमन जी पहले ही बेटे के व्यवहार से दुखी थी और घर आते ही बहू के ताने सुनकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ ही देर में नेहा अपने पति मानव के साथ मायके आ पहुंची तो कविता बोली, यह लो पीछे पीछे उनके सिपाही भी आ गए। अरे दीदी, आप लोग हमें चैन से रहने क्यों नहीं देते हो?
आपने 1 हफ्ते के लिए कहा था कि आपके भाई को कोई काम धंधा नहीं है। अब मम्मी जी को लेकर घर में नहीं रह सकती थी। क्या ज़रूरत है इन्हें बाजार की आदत लगाने की। नेहा बोली, भाभी आप माँ के साथ आज ऐसा व्यवहार कर रही हो या हमेशा ही करती हो। वहीं कविता का बेटा बिट्टू खड़ा था। वह बोला, बुआ मम्मी तो हमेशा दादी को डांटती रहती है, इसमें कौन सी नई बात है। कविता ने बिट्टू को एक थप्पड़ लगाया और बोला, तुमसे बड़ों के बीच में बोलने के लिए किसने कहा। जरूर यह सब तुम्हारी दादी तुम्हें सिखाती होगी। चलो जाओ अपने कमरे में, वरना हाथ पैर तोड़कर तुम्हें भी तुम्हारी दादी के कमरे में बिठा दूंगी। बिट्टू रोता हुआ वहां से चला गया। नेहा बोली, भाभी छोटे बच्चे मासूम होते हैं, क्यों उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने सुना था कि सास बहू पर बंदिश लगाती हैं, पर माँ का आना जाना, वह क्या पहनना, क्या खाएगी, यह सब आप तय करेंगी। हद होती है। भूलिए मत, आपकी वह आपकी सास है। और भैया आप जो मेरे घर पर माँ के साथ व्यवहार करके आए हैं वह सही था। और यहाँ भाभी माँ को इतना कुछ सुना रही है और आप चुपचाप मुंह में पान दबाए सब सुन रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस घर में आखिर चल क्या रहा है। पापा क्या चले गए, पूरे घर की काया ही पलट गई। नेहा के पति मानव ने कौशल को समझाते हुए कहा, भाई साहब मेरा कुछ कहना सही तो नहीं होगा, पर मम्मी जी के साथ इतना कठोर होना यह सही नहीं है। आखिर वह आपकी माँ है। मुझे याद भी नहीं कब मम्मी जी ने ऊंची आवाज में आपसे बात की होगी। फिर आखिर बात क्या है। कौशल कुछ कहता उससे पहले ही कविता बोल पड़ी, देखिए आप मेहमान हैं, आपका हमारे घर में दखल देना मुझे पसंद नहीं है। आपके घर में आपकी बीवी जो करती है, क्या हम कुछ कहने जाते हैं। और हम अपनी सास को कैसे रखते हैं, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और इतनी ही तकलीफ है तो ले जाइए इस मुसीबत की गठरी को अपने साथ। वैसे भी यह दिन भर करती ही क्या है। बेचारा मानव चुप हो जाता है, पर सुमन जी के सब्र का बांध टूट गया था। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ कविता को लगाया और बोली, बहू मुझे शर्म आती है यह सोचकर कि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया था। अरे मेरी बेटी की महानता देखो, वह तो बाजार मुझे तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेने के लिए लेने गई थी। बाजार में त्योहार के कारण इतनी भीड़ थी कि मुझे आने में देर हो गई। मेरे यह संस्कार है कि आज तक मैं चुप हूँ। अरे लोग अपनी बहू को तमीज़ और तहजीब सिखाते हैं, उन पर बंदिश लगाते हैं, पर मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाली होती कौन हो। मैं आज तक चुप इसीलिए थी कि अपने बेटे बहू का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। मैंने सोचा था कि कुछ चीज़ें अपने बेटे को भी मुझे सिखानी चाहिए थी, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत बहू को ही नहीं बल्कि बेटों को भी होती है। अक्सर बहू बनते ही लड़कियों के पाँव में संस्कारों और रिवाजों की ना जाने कितनी ही बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसा ही रहता है। वह किसी का पति, किसी का दामाद बनता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उसकी माँ उसे कुछ नहीं कह रही तो वह अपनी माँ पर जुर्म करने लगे और बेटे बहू अपनी सास पर नियम लगा दें। बहू मैं तुम्हें छूट क्या दी, तुमने तो मेरे बेटे दामाद के सामने मुझे कुछ भी बोल दोगी। कौशल बोला, माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। भूलिए मत, इस घर की सारी जिम्मेदारी यही उठा रही है। सुमन जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगा दिया और बोली, इसे तुम जिम्मेदारी कहते हो। अरे यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बीवी इस घर पर राज चलाना चाहती है और तुम लोग इस घर पर क्या ही खर्च करते हो। ऊपर के तीनों का कमरों का किराया आता है जिसमें इस पूरे घर का खर्च चलता है। मेरी बेटी दामाद तक इस घर में कम ही आते हैं, बल्कि तुम्हारी सास ही यहाँ आकर रहती है।
फिर मुझ पर या मेरी बेटी पर तुम्हारा क्या खर्च होता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। यह घर मेरा है जो तुम लोगों ने मुझसे जबरदस्ती छीन लिया। सुन लो कौशल, अब मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारी बीवी के कहने पर नहीं बल्कि अपने अनुसार चलूंगी, क्योंकि यह घर और संपत्ति सब मेरी है। अगर तुम मेरे नियम से अब नहीं चलोगे तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकते हो। नेहा बोली, माँ शांत हो जाओ। जो गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। कविता बोली, यह देखो, आग लगाकर अब उसे बुझाने की कोशिश कर रही है। और मेहमान, आप अपनी बीवी को लेकर अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? लगता है संपत्ति देखकर आपको भी लालच आ गया है। सुमन जी बोली, बहू खामोश हो जा। कौशल, समझा ले अपनी पत्नी को, वरना धक्के मार के इस घर से तुम लोगों को बाहर निकलवा दूंगी। खबरदार जो मेरे बेटे दामाद के खिलाफ एक शब्द भी कहा। सुन रही हो नेहा, तुम इन लोगों के लिए कह रही थी और यह लोग तुम्हारी इज्जत के काबिल ही नहीं है। कौशल कविता को धीरे से बोला, चुप हो जाओ, माँ गुस्से में है। अगर उन्होंने कुछ फैसला ले लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मानव जी को कुछ मत बोलो, जानती हो ना, वह पेशे से वकील है। कविता बोली, अरे वकील होंगे वह अपने घर में, मेरे घर के मामले में यह हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? और भूलो मत, मेरे पापा भी अपने समय में वकील थे। देखती हूँ मैं, यह लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। सुमन जी ने कविता का हाथ पकड़ा और खींचकर दरवाजे तक ले गई। बहू, तुमने मुझे ही समय के हिसाब से कपड़े पहनने के लिए कहा था ना। अब मैं समय के हिसाब से अपनी मानसिकता भी बदलेगी। निकलो मेरे घर से अभी के अभी, और मेरे दामाद कुछ करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हें जेल जरूर भेज सकती हूँ। इतना कहकर सुमन जी ने तुरंत पुलिस स्टेशन पर फ़ोन किया और अपने बेटे बहू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। मानव और नेहा उन्हें बहुत समझाते रहे, पर सुमन जी ने अपने फैसले पर अड़िग रही और बोली, मेरे पति की इस समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है। बस उसी के लिए मैं इन लोगों पर इतनी दया ज़रूर कर सकती हूँ कि सबसे ऊपर वाले 2 कमरों का मकान मैं इन्हें दे दूंगी, पर इन्हें उस कमरों का किराया देना होगा। इन्हें पीछे के रास्ते से आना जाना होगा, और आगे कभी भी इन दोनों में से किसी ने भी मेरा अपमान किया तो मैं इस घर में से इन लोगों को बाहर निकाल दूंगी। कविता और कौशल हैरान थे। सुमन जी ऐसा जवाब देगी उन्हें उम्मीद नहीं थी। कविता का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। कौशल उसे बहुत समझाया, तुम समझ नहीं रही हो, बाहर दूसरे मकान में रहना कितना खर्च हो जाएगा, ऊपर से लोगों की थू थू अलग होगी। जो बात आज तक लोगों को पता नहीं थी वह भी पता चल जाएगी। तो अब बस करो। कविता को कौशल की बात माननी पड़ी और अपना सारा सामान उठाकर ऊपर वाले कमरों में जाना पड़ा। और हर महीने अब वो लोग किराया देते थे और उस घर में ऐसे रहते थे मानो मकान मालिक और किराएदार रहते हों। धीरे धीरे जब कविता को सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा और घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी, तब उसने एक रोज़ अपने माता पिता से मदद मांगी। पिता ने साफ मना कर दिया। देवयानी जी तो ऐसे गायब हुई मानो गधे के सर से सींग। तब कविता को एहसास हुआ कि सब मतलब के यार हैं। जिस सास पर आज तक उसने बंदिश लगाई, उन्होंने आज तक उसे कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया था। और जिस माँ के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, वह माँ इस तरह पलट गई। वक्त बीता, सुमन जी वृद्ध अवस्था में आ चुकी थी। उन्होंने अपने लिए 2 काम वाली रख ली और अपने जीते जी अपनी संपत्ति से कुछ हिस्सा वृद्ध आश्रम को दान किया और बची हुई संपत्ति में से बराबर के 2 हिस्से कर दिए, ताकि उनके गुजरने के बाद उनके बेटा बेटी में पैसों को लेकर कोई मतभेद ना हो। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और स्टोरी को लेकर जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।